सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने पार्श्व गायक विनोद राठौर। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। विविध भारती के स्टूडियो में विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे भी यहाँ पर आके कि मेरे जितने भी रेडियो सुनने वाले, जितने भी श्रोतागण हैं, उनके सामने मैं आज उनसे बातचीत कर पाऊंगा, वो मुझे सुनेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर आके ये प्रोग्राम जल्द से जल्द रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊं। तो चलिए बात रेडियो से ही शुरू करते हैं। विनोद जी, देखिए ऐसा है कि आपके गाए गीत हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक पहुंचते रहे हैं। रेडियो के माध्यम से हम आपके नए नए गीत उन तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन शायद एक बहुत ही बेतकल्लुफ सी बातचीत उन्होंने नहीं सुनी होगी। और जाहिर है कि जिस आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं उसकी जिंदगी से जुड़ी, उसके संघर्षों से जुड़ी बहुत सारी बातें वो जानना चाहते हैं। तो आज एक मौका उन्हें भी मिला है और एक मौका आपको मिला है। बिल्कुल। तो आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि इस वक्त मैं बॉम्बे के हमारे जो हम लोग बचपन से सुनते हैं विविध भारती, उसके स्टूडियो में आके आप लोग के सामने आपके साथ में बैठा हूं। क्योंकि लास्ट ईयर मैं गया था मॉरिशस और उससे पहले गया था फिजी आइलैंड। तो वहां के जो रेडियो सेंटर्स हैं वो जब हमको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम ऑलवेज ये मिस करते हैं कि हम अगर बाहर जाके रेडियो इंटरव्यू देते हैं तो व्हाई नॉट इन बॉम्बे। तो आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है और शुक्रिया अदा करता हूं मैं आप लोगों का जो हमारे गाने टीवी पे आने से पहले रेडियो पे दिखाते हैं। क्योंकि हमारे जो फैंस हैं वो 8:30-9 बजे जो मॉर्निंग का प्रोग्राम आता है नए गानों का, जब वो पहली बार गाना सुनते हैं तो उनके लेटर आना शुरू हो जाता है और वो पहला जरिया है कि हमारे गाने पॉपुलर किस तरह से होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो का हक कुछ ज्यादा बनता है टीवी से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सारे फैंस का जो कि मेरे गाने सुन के पसंद कर रहे हैं इस वक्त। एंड थैंक्स टू विविध भारती एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया बहुत बहुत। और विनोद जी, हम आपकी जानकारी के लिए खास तौर से बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम इस वक्त सैटेलाइट के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर में तो ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है, इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्कों के हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वो भी आपके इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि करोड़ों लोगों तक हमने आपको पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच। और बाकी अलग बात है कि आपने उनके दिलों में राज कर लिया है और छा गए हैं, वो अलग बात है। तो मैं विनोद जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। विनोद का मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता। तो आप लोगों के दिलों में आनंद, उनको उस आनंद को भरने की बात करते हैं, उनको प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं और एक ऐसी फन से जुड़े हैं, एक ऐसी कला से जुड़े हैं जो लोगों की तन्हाई में खुशी के रंग भरती है और उनकी उदासी को खुशी में बदल देती है। तो ये कैसे इस फील्ड में आना हुआ, खासतौर से संगीत की तरफ? मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित चतुर्भुज राठौड़, जो कि बहुत ही बड़े माने हुए कलाकार थे, ध्रुपद धमार गाते थे, वो जामनगर से उन्होंने तालीम ली थी। और ये आज उन्हीं के आशीर्वाद है कि मैं जहाँ पर भी जैसे भी पहुँचा हूँ,
गायकी के साथ साथ बिहेवियर जैसे हम लोग को जो बताते हैं कि जिसे आप लोग गुण कहते हैं कि आदमी में एक गुण होना जरूरी है, समझदारी होना जरूरी है कि आदमी क्या सोचता है, किससे किस तरह मिलना है। बाकी मेरे हिसाब से गाना जो हम लोग काम करते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी एक्टिंग कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, हर चीज कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मेकअप करके या लिपस्टिक लगा के गाना गाएगा, मुझे नहीं लगता है। गाना एक ऐसी चीज है, वो मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट है, और लकीली मेरे फादर के आशीर्वाद रहे, घर पे वो माहौल रहा है। बचपन से मैं सुनता था, उनको फॉलो करता था, और डैडी का एक ही कहना था कि मैं किशोर दा का और रफी साहब का जबरदस्त फैन था, तो मुझे बोलते थे कि तुम क्लासिकल में नहीं पढ़ना ज्यादा। तो उन्होंने कुछ रागों की मुझे बंदिशें दी, बोला ये रियाज है, इसको आप कंटिन्यू करना जिंदगी भर तक। तो आज मैंने वो आदत बना ली है। तानपुरे में अपना रियाज करता हूँ, जैसे तोड़ी है, भोपाली है, यमन है, कुछ रागों की बंदिशें हैं, कुछ रागों की जानकारी है जिस पर मैं रियाज करता हूँ। हमें कैसे मालूम? आप कुछ गुनगुना के बताएं तो हमें समझ में आएगा। इस वक्त तो शाम हो रही है, तो शाम के वक्त मेरे ख्याल से मैं यमन सुनाना चाहूंगा, एक दो लाइन सुनाऊंगा जो बंदिश मेरे डैडी ने मुझे सिखाई है, जिसे मैं अक्सर तानपुरे के साथ गाता हूं, सुबह या शाम जब भी टाइम मिल जाए। सकल गुण गावे जग के प्रकाश सकल गुण गावे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। और इस तरह से मतलब आपको संगीत के जरिए उसके संस्कार देने में जी आपके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है। यस। लेकिन आपका नाम सुनते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राठौड़ राजस्थान के आसपास से, और जैसे राजपूतों का नाम होता है। जी बिल्कुल, हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तलवार हाथ में थामते रहे। हाँ, आपकी तलवार की बात से बहुत अच्छी एक बात याद आ गई। जब मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया था 1985 में, तो उषा खन्ना जी को मैंने सबसे पहले अपनी एक कैसेट ट्रांसफर करके उसमें 2 गाने किशोरदा के थे, एक रफी साहब का था और एक भूपेंद्र जी की गजल किनारा की गाई हुई। तो जब उन्होंने पहली बार मेरी कैसेट सुनी और जब मैंने नेक्स्ट डे उनको फोन किया, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि विनोद राठौड़ नाम है तुम्हारा, तो तलवार जरा घर पे ही रख के आना, तलवार लेके ना आना। तो आपकी बातों से आज मुझे बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1985 में पहुंच गया हूं और उषा जी मेरे सामने बैठी हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उषा खन्ना जी का, जिन्होंने काफी सिंगरों को मौका दिया है, उसमें से एक मैं भी हूं। वैसे आप पे इल्जाम तो ये भी है कि आपने घायल तो किया है सुनने वालों को जी। तो विनोद जी, ऐसा है कि हमारे श्रोता जो हैं जी, जो आपके भी श्रोता हैं जी, इस वक्त इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपकी पहली पसंद के गीत में। मैं शुरुआत करना चाहूंगा स्वर्गीय रफी साहब के उस गीत से जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। जब भी वो गाना सुनता था मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। वो गाना है फिल्म महबूब की मेहंदी, और कुछ ऐसा था, मैं आप चाहें तो अगर 2 लाइन गुनगुनाऊं क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट गाना है वो। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। ये सच है अफसाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। आंखें न जाने
जानता है, रंग लहू का लहू पहचानता है, रंग लहू का लहू पहचानता है। ये पर्दा उठ जाए, शायद याद आ जाए, रुक जा जरा अभी जाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। जब देखो तुझको लगता है ऐसे, तू मेरे दिल का कोई टुकड़ा है जैसे, तू मेरे दिल का कोई टुकड़ा है जैसे। बातें हैं बेगानी, नजरें हैं अनजानी, चेहरा मगर अनजाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। पहली बार कब सोचा आपने कि आपको प्लेबैक सिंगर बनना है? सच बताऊं तो कमल जी, मैंने प्लेबैक सिंगर बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी, ना मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। हाँ, मुझे गाने का शौक बचपन से था, और जिस स्कूल में हम लोग थे, फेलोशिप स्कूल, मेरे पिताजी लकीली उसमें म्यूजिक टीचर भी थे, तो बचपन से वो माहौल ऐसा, घर पे भी वही माहौल था, और म्यूजिक में जब कोई प्रोग्राम होता था तो मुझे वो सबसे पहले खड़ा कर देते थे। वो चाहे राष्ट्रीय गीत गाना हो, चाहे कोई गजल गाना हो, या कोई ड्रामा वगैरह कुछ उसमें जैसे कोई टाइटल गाना हो, तो वो शौक धीमे धीमे मेरा बढ़ता गया। और उसके बाद जब वो नाश्ता मिलता था, वो गरम गरम समोसे, वो बटाटा वड़ा, तो मुझे वो चीज बहुत दिमाग में बैठती गई कि यार ये गाना जब गाने जाओ तो ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। और उसके बाद अगर मैं कभी अच्छा सुर लगाता था तो डैडी से मुझे इनाम मिलता था, 10 रुपया 15 रुपया मुझे इनाम देते थे। धीमे धीमे वो शौक बढ़ता गया, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा जहां तक आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जरूर अच्छा सिंगर बनूंगा, और हो सकता है मैं शायद कोई ऑर्केस्ट्रा में गाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी काफी स्ट्रगल किया। तो हर चीज का एक्सपीरियंस मैंने लिया, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही खुश है मुझसे कि विदाउट एनी स्ट्रगल एज सच, हर चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप अच्छी मिलती रही। फिल्म ऑर्केस्ट्रा के साथ पहली बार कब गाया फिर आपने असल गीत? That was in 1985 August 7th। उषा खन्ना जी का पहला गाना था। फिल्म का नाम था बेदाग, और दीपक बाहरी जी की फिल्म थी, और कवाली थी बड़ी मुश्किल। मोहम्मद अजीज जी का मतलब ही वॉज विथ मी, वो साथ में गा रहे थे। बहुत दुआएं दी उन्होंने भी, और बहुत प्यार दिया उस वक्त, क्योंकि मेरी लाइफ का वो पहला गाना था, और आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओकेजन। मैंने बोला चलो आज ये भी करके देखते हैं, और सेकंड टेक इतना अच्छा हुआ कि उस वक्त उषा जी और दीपक बाहरी जी ने 100 रुपीज मुझे निकाल के दिया एज ए गिफ्ट। वो मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। संभाल के रखे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खर्च नहीं हुआ। तो विनोद जी, आपने ये पहला अनुभव जो खासतौर से किसी फिल्मी रचना का आपने बताया। जी बिल्कुल। मुझे तो मालूम नहीं कि आप दूसरा गीत कौन सा सुनवाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे सुनने वाले आपकी वही रचना सुनना चाहें जो आपकी जिंदगी की पहली फिल्मी रचना थी। अच्छा, मैं एक फर्स्ट लाइन सुनाऊंगा उसकी। मेरे दिल में है अंधेरा, कोई शम्मा तू जला दे, तेरी रहमतों के सदके मुझे रास्ता दिखा दे। दाता मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यारे मेरी बिगड़ी बना है, मेरी जब भी है आस्ताना तेरा, अल्लाह के प्यारे मेरी बिगड़ी बना। हक अल्लाह हक मौला, हक अल्लाह हक मौला। और आपने इस तरह से ऊपर वाले को खुश कर दिया, आपने कहा कि मेरी बिगड़ी बना दे, उन्होंने ये जो शुरुआत हुई है मेरी लाइफ की, उसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और
हर वक्त कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा गाऊं, अच्छे से अच्छा काम करूं और अच्छे से अच्छा इंसान बन के रहूं। अच्छा विनोद जी, जब आप वो माइक फेस कर रहे थे, इतने सारे साजिंदे बैठे होंगे जी। और साथ में सिंगर, उधर म्यूजिक डायरेक्टर और इधर पूरा रिकॉर्डिंग का माहौल, स्टूडियो का एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है ना? जी। कैसा लग रहा था आपको? रादर आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि मैंने ऑर्केस्ट्रा में तो गाया, मैंने कभी होटल में भी गाया, मैंने कुछ 1-2 महीने एक्सपीरियंस के लिए, और स्टेज शोज की मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था जब लोगों की तालियां मिलती थी। किशोर दा के गाने गाता था मैं, और रफ़ी साहब के भी गाने मैंने कुछ कुछ गाए थे उस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों में से शायद कुछ जानते हो, नहीं जानते हो, कि नदीम श्रवण के श्रवण भाई मेरे बड़े ब्रदर हैं सबसे, तो उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग में जाया करता था। तो मैंने आशा जी को देखा, मैंने किशोर दा को लाइव देखा कि वो गाते वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी क्या स्टाइल है, माइक का डिस्टेंस कैसे रखा हुआ है, बिहेवियर क्या है उनका, हमारे साथ जो हमारे ऑर्केस्ट्रा में जो आर्टिस्ट बजा रहे हैं उनके साथ क्या रिलेशन होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता था उस वक्त, और ये सारी चीज़ें मेरे कैरियर में बहुत ही बड़ी जगह बन के आई हैं। और आई एम लकी कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया था स्टूडियो का, वरना जब अगर पहली बार आप स्टूडियो में जाओगे तो डेफिनेटली आदमी नर्वस हो जाएगा। तो थैंक्स टू गॉड के मेरा काम बहुत ही अच्छा हुआ और अच्छे से अच्छा होता गया। तो अब एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दीजिए। हाँ, तो रफ़ी साहब के बाद मैं याद करना चाहूँगा किशोर दा को। मेरे खास फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर मैं कहूँगा लक्ष्मी जी और प्यारे जी, जो अगर आज सुन रहे होंगे तो मुझे डेफिनेटली बहुत याद करेंगे, क्योंकि उनके शोज में मैं जब भी जाता हूँ और जब भी मैं ये गीत गाता हूँ तो वंस मोर लक्ष्मी जी मुझे गवाते ही हैं। तो आइए सुनते हैं उस गाने को। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। विनोद जी, आपने कहा था कि जो संगीत के संस्कार हैं आपको पिता से मिले, फिर आपने अपने बड़े भाई साहब का जिक्र जी। किया, श्रवण साहब, काफी नाम कमाया उन्होंने भी, और
मैं गलत नहीं हूँ और हमारे श्रोता भी जानते हैं कि रूप कुमार राठौर साहब भी। जी बिल्कुल, और मुझसे बड़े हैं 2 साल। हाँ। काफी लोग बोलते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल वो मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो भाई ये तो बड़ा सुखद संयोग है कि एक परिवार में तीन लोग, और पिता तो हैं जी। ही, लेकिन उनकी संतानों में भी 3 लोग खासतौर से संगीत के क्षेत्र में इस तरह से सक्रिय हैं। जी। कभी ऐसा मौका आया कि तीनों भाइयों ने मिलकर के भी कुछ संगीत के क्षेत्र में किया एक नहीं, साथ? हम कुछ सोच रहे हैं ऐसा। यामीन सानी जी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि राठौर ब्रदर्स का कुछ ऐसा एक चमत्कार होना चाहिए, एक शो होना चाहिए जिसमें पता चला पहले रूप जी गा रहे हैं, अपनी गजलों से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बॉर्डर पे आए, तो चलूं, सारे जो उनके लेटेस्ट गाने हिट हैं, उसके बाद 1 घंटा श्रवण भाई को दिया जाए जो कि आशिकी से शुरू होंगे और लेटेस्ट राजा हिंदुस्तानी तक, और तीसरा घंटा मुझे दे दिया जाए कि विनोद राठौड़ लाइव। तो मैं अपना रोमियो से शुरू करके अभी दौड़ का जो गाना मेरा चल रहा है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं। अगर आप लोग और हमारे श्रोता लोग चाहेंगे तो जल्द से जल्द ये एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो आप तारीख बताइएगा, मुझे भी बुलवाइएगा, हम आना जरूर सर, आप नहीं आएंगे तो मैं शो नहीं करूंगा। तो अच्छा, श्रवण जी चूंकि संगीतकार हैं और एक संगीतकार को बहुत सारे सिंगर अप्रोच करते हैं जी, कि साहब मुझे गाने का मौका दीजिए, अपनी कैसेट लेके जाते हैं उसके नमूने के तौर पे। तो श्रवण जी से आपको कितनी मदद मिली? श्रवण जी से मुझे ऐसे अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि 100% मदद मिली, क्योंकि बचपन से मैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग में जाया करता था, मैंने काफ़ी चीज़ें फॉलो की। हाँ, कुछ एक दौर ऐसा आया था आशिकी के वक्त जब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों नहीं मेरे गाने नहीं हो रहे हैं, क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, क्यों कोई और सिंगर इतना ज़्यादा गा रहा है और मैं बिल्कुल नहीं गा रहा हूँ। लेकिन शुरू से मेरा नेचर ये रहा है कि मैं कोशिश करते आया हूँ कि जितना करूँ बहुत सोच समझ के करूँ, एंड आई मस्ट गिव गुड क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी, बिकॉज मुझे नहीं लगता आई एम 40+, आई एम जस्ट 34 ईयर्स। आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 34 साल का हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल कम से कम और मैं गाऊंगा। तो आज भी मेरा ये स्टाइल है कि मैं दिन में 2 या 3 गाने गाता हूँ। 24 या 25 गाने मुझे गाने नहीं है और ना ही मैं कभी गाऊंगा, क्योंकि आई बिलीव इन गुड क्वालिटी। तो मैं चाहूंगा कि श्रवण भाई का जो आपने सवाल पूछा था, सॉरी मैं थोड़ा इस तरफ आ गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर जो गुजरा था उस वक्त कुछ ज्यादा ही मैंने सीखा, क्योंकि उस वक्त मेरा रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि विनोद राठौड़, अगर आपको कुछ बनना है तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अपनी सिंगिंग से प्रूव करो, कुछ अलग करके दिखाओ जो लोगों को अच्छा लगे। इन बिटवीन मैंने गाया था चांदनी में पर्वत से काली घटा टकराई, और दिल्ली शहर में चांदी नाम की लड़की। तो लता जी के साथ गाना और आशा जी के साथ गाना, ये तो अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त फीलिंग थी मेरे लिए। तो मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन आई वॉज वेरी कूल। मेरा नेचर भगवान ने ऐसा दिया है कि मैं ऑलवेज हंसते रहता हूँ, एंड आई नेवर टेक टेंशन। और मैं अपने जो श्रोतागणों में से अगर कोई सिंगर होगा उसको भी यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी कोई टेंशन लेना नहीं। जो चीज होने वाली है वो मेरे ख्याल से कहीं से भी हो जाती है, ना उसको कोई रोक सकता है। उसके बाद जब लक्ष्मी जी का मैंने पहला गाना रोमियो नाम गाया था, तो उससे मेरा स्ट्रगल खत्म हुआ, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर जैसे राजेश रोशन हैं, भप्पी दा हैं, जतीन ललित जी हैं, अनु मलिक साहब हैं, इनका सबका काम एक साथ शुरू हो गया। और इन बिटवीन मैंने दीवाना के लिए गाया था, श्रवण भाई के लिए, ऐसी दीवानगी। वो गाना फिल्म लगने से पहले इतना पॉपुलर हो गया, तो वहां से वाकई में मेरा रियल स्ट्रगल जो था वो खत्म हो गया। वहां से विनोद जी हो गया मैं। तो ये हमारी फिल्म लाइन का एक स्टाइल है कि भाई उगते सूरज को सलाम। तो जहां आपका स्ट्रगल खत्म हुआ वहां लोग जी लगा देते पीछे। तो मुझे लगता है कि लकीली श्रवण भाई का वो गाना हिट हो गया, ऐसी दीवानगी, एंड कोई ना कोई चाहिए, जो मैंने गाया था शाहरुख खान के लिए। तो आज कोई ये नहीं कहता कि अरे यार आपके भाई ने आपको मौका नहीं दिया या आपके भाई ने आपसे नहीं गवाया। हो सकता है अगर मैंने आशिकी में गाया होता तो मुझे लक्ष्मी जी नहीं गवाते, मुझे आर के बैनर नहीं मिलता, प्रेम ग्रंथ के गाने नहीं मिलते, या अनु मलिक जी नहीं गवाते। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, कि जो स्ट्रगल करना है अपने आप पे करना है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा है कि कोई ना कोई चाहिए, तो वो तो आपको मिल गया कि एक सफलता आपको चाहिए थी, बिल्कुल, वो आपको मिल गई जी। और ऐसी दीवानगी, मेरे ख्याल से वही गीत सुनाते हैं हम लोग, शाहरुख खान वाला हो जाए। ऐसी दीवानगी
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लोकप्रिय चैनल विविध भारती, जिस पर आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने पार्श्व गायक विनोद राठौड़। महबूबा शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील सी आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। विनोद जी, लता जी और आशा भोसले, इनके साथ गाने का मौका आपको कब मिला? 86 में मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया और 87 में मैंने लता जी के साथ पहला गाना गाया। लता जी, सुरेश वाडकर जी और मैं मिडल में। अच्छा। हाँ, मैं चाह के भी वो सीन कभी भूल नहीं सकता। फिल्म का नाम था विजय और यश जी की फिल्म थी वो, और शिव हरि जी का म्यूजिक था उसमें। और गाने के बोल कुछ ऐसे थे, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, एक ये गाना था। और विजय फिल्म में मेरा एक सोलो डुएट था लता जी के साथ में। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां, कैसी जमीं क्या आसमां, तू कहे तो बदल दूं जहां। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। लता जी के साथ मुझे इतना अच्छा लग रहा था दीदी के साथ गाते हुए कि इतना प्यार से उन्होंने मुझे गवाया कि मुझे नहीं लगता है कि नया कोई सिंगर अगर लता जी के साथ गाता है तो वो कभी ये फील नहीं करवाएगी कि मैं आके आपको नर्वस कभी ऐसा महसूस नहीं होने देगी। बहुत हंस के बात करती हैं और बहुत अपने बच्चों की तरफ प्यार करती हैं वो। जिसे कहते हैं कि ये बड़प्पन जो है और महानता जिसे कहते हैं कि सही मायने में, और वो कहती भी हैं कि फलदार जो पेड़ होते हैं झुके होते हैं हमेशा। जो ग्रेट है वो ग्रेट है। सही बात है। और फिर उनकी बहन भी हैं जो बहुत जानी मानी गायिका हैं, आशा जी। आशा जी का तो मैं इतना जबरदस्त फैन हूँ कि मुझे लगता है कि फीमेल सिंगर में अगर कोई सिंगर ऐसी हैं जिनके साथ गाते हुए सिंगर नर्वस हो तो वो है आशा जी। और बहुत ही वर्सेटाइल भी हैं। गजब, मतलब आप उनसे चढ़ के कभी गा ही नहीं सकते। अगर आपने 2 गाए तो वो 4 गा के निकल जाएंगे। आज भी हम लोग कभी मद्रास जाते हैं रहमान जी के लिए गाने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम अभी फ्लाइट से उतरे हैं, हम कल सुबह डबिंग करेंगे। आशा जी तभी जाके गाना सुन के रातों रात गा के सुबह बॉम्बे आ जाती हैं। अपने नाम के अनुरूप आशा और उमंग जगा देती हैं। अरे कमाल है। मुझे याद आता है मैंने चांदनी के लिए वो गाना गाया था, पर्वत से काली घटा टकराई, और उस वक्त हम लोग ने लाइव रिकॉर्डिंग थी महबूब स्टूडियो में, और करीबन 3.5-4 घंटा हम लोग गाते रहे। एंड दैट वाज 32nd या 33rd टेक था जो ओके हुआ था। आशा जी में अभी भी वही स्पार्क है।
आई। दिल लेने की रुत आई। वक्त से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई, आग लगाई। हाय आग लगाई। विनोद जी, अभी आपने कहा कि ये जो गाना था लाइव रिकॉर्डिंग थी इसकी, और चलन आजकल जैसा बदल गया है। एक दौर था कि जब ये सब बहुत हुआ करता था जी। और आजकल ट्रैक रिकॉर्डिंग भी होती है जी। और वो आर्टिस्ट आता है, उसको ट्रैक सुनवा दिया जाता है, बाद में मिक्सिंग होती रहती है बिल्कुल उसकी। सही कहा। तो आपको क्वालिटी वाइज और एक जो बेस्ट दे सकता है कलाकार, किस रूप में दे सकता है, ट्रैक में या लाइव में? ना, मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग लाइव गाते थे उस वक्त सिर्फ 2 ट्रैक्स होते थे। तो एक ट्रैक पे सिर्फ वॉइस होती थी और एक ट्रैक पे सारा ही जितना इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिशियंस जो बजा रहे हैं, जितने मेलोडीज बज रही हैं, जितने वायलेंस बज रहे हैं, सैक्सोफोन, सितार, कोरस, सिंगर्स, ये सारे एक ट्रैक पे जाते थे। और उनके साथ में जब सिंगर को गाना पड़ता था तो सिंगर की अगर एक गलती हुई तो सारे म्यूजिशियन परेशान होके उनको फिर बजाना पड़ता था। तो सिंगर का कंसंट्रेशन उस वक्त मुझे लगता है कि 200% होता था, क्योंकि मैंने गाया है लाइव उस वक्त जब मैंने उषा जी के लिए गाया। लक्ष्मी जी के यहाँ आज भी ऐसा ही काम होता है, लक्ष्मी जी प्यारे जी आज भी लाइव गवाते हैं हर सिंगर को। तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन होता है सिंगर का, वो चाहता है कि मैं गलती ना करूं और म्यूजिशियन चाहते हैं कि हम गलती ना करें। तो ये जो कंपटीशन वाला मामला होता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और यही रीजन है कि पुराने गाए हुए जो गाने हैं, रफी साहब के, किशोर दा के, आशा जी के, लता जी के, वो आज भी हम लोग सुनते हैं। और आज हमारे जो गाए हुए गाने हैं, मुझे लगता है महीना या 2 महीना या 3 महीना या शायद ज्यादा से ज्यादा 1 साल उसकी उम्र कम हो गई है उस गाने की, क्योंकि काम भी इतना बढ़ गया है, लाइफस्टाइल ऐसी चेंज हो गई है कि आज हम लोग चाह के भी दिन के 2 गाने नहीं गा सकते। आज हो सकता है शायद हमको 10 गाने भी गाने पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी धुन और अच्छी कविता यानी पोइट्री का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। तो ये आप महसूस करते हैं कि जब आप गाते हैं तो अगर अच्छे शब्द मिल जाएं तो और आपको एक बहुत उससे एक शक्ति मिलती है। बहुत अच्छा कहा आपने। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बाजीगर मेरी एक फिल्म आई थी जिसमें 4-5 गाने थे मेरे बड़े खूबसूरत। उसमें से पॉपुलर मेरा वही गाना हुआ जिसके वर्डिंग्स बहुत खूबसूरत थे, और उस गाने से काफी लोगों की लाइफ सेटल हो गई। आज मैं जब कभी शो में जाता हूँ तो काफी कपल्स मेरे सामने आते हैं, बोलते विनोद जी आपका गाना कमाल कर गया। बोला क्या हुआ? बोला वो लेटर मैंने लिखा था, उस पर लिख के भेजा था, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते लिख के मिठाते हैं। मैं बोला अरे तो क्या हुआ? तो बोला रिप्लाई मिला, शी वाज रेडी, आज हम लोग ने शादी कर ली। मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगर अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको, अगर अच्छी धुन हो, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर द ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसको बोलते हैं तभी हिट होता है जब उसके वर्ड्स अच्छे हो। ये तो आपको लगता है, लेकिन मुझे इस वक्त लगता है कि आपको गुनगुना के सुना देना चाहिए। सुना दूं? अच्छा, मैं एक लाइन सुनाता हूं, उसके बाद मैं खुद भी सुनना चाहूंगा। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। और हमें तो सच में बताना भी नहीं आता कि ये गीत यानी कि इसके लिए अल्फाज नहीं है। गीत कितना खूबसूरत है, मन को कैसे छू रहा है जी। लेकिन इस वक्त एक सवाल जरूर छू रहा है और वो ये है कि कहते हैं कि भाई प्रतिभाएं जो हैं बनाई नहीं जाती जी। वो पैदाइशी होती हैं, लेकिन उनको संवारना बड़ा जरूरी होता है। संवारना बहुत मुश्किल है और हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार आदमी जब स्टार बन जाए उसके बाद उसका स्ट्रगल खत्म हो जाता है, लेकिन उल्टा है यहाँ पर। एक बार अगर आपका कोई गाना हिट हो गया तो आपकी हर वक्त ये कोशिश लगी रहनी चाहिए कि आगे आने वाला काम और अच्छा हो, आगे आने वाला काम और अच्छा हो। तो इस वक्त मुझे और टेंशन रहता है कि मैं अपने गले को बहुत संभालूं। कल जो मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा उस वक्त मेरा गला और अच्छा होना चाहिए। क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए रियाज होता है मेरा 1 घंटे का एवरीडे मॉर्निंग 6:30 से 7:30 अच्छा। या 7:30 से 8:30। अगर लेट नाइट हो तो मैं थोड़ा सा लेट भी कर देता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन एक बार मैं खाना नहीं खाऊंगा चलेगा। ये रियाज मेरे लिए बहुत जरूरी है। विनोद जी, आपने कहा कि मैं भाई फिजी जा चुका हूँ, मॉरिशस जा चुका हूँ, दुनिया के और कौन कौन से मुल्क मैं समझता हूँ कि स्टेज शोज के सिलसिले में गए होंगे आप। जी बिल्कुल। 1-2 जगह ऐसी रह गई हैं मेरी, जैसे कि वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। शायद हो सकता है इस साल के एंड में वहां भी मैं अपनी ट्रिप लगा के आ जाऊंगा। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं घूम के आया हूँ। कैसा रहा? जबरदस्त शोज करके आया हूँ और जबरदस्त फैन बना के आया हूँ। लेकिन मैं जो चाह रहा था असली चीज वो आज हो रही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बॉम्बे के स्टूडियो में मैं विविध भारती पे बैठा हुआ हूँ कमल जी के साथ में। इतने अच्छे अच्छे लोग मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में, इतनी अच्छी स्माइल है उनके चेहरे पे। शुक्रिया। और उससे ज्यादा मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं आज अपने शहर में, अपने इंडिया में आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। भाई ऐसा है कि दिल के दरवाजे हमारे भी बहुत बड़े हैं और हमारे के दिल का एरिया मतलब बम्बई में वैसे मकान छोटे मिलेंगे हैं, लेकिन दिल वाले हैं। दिल बड़े मिलेंगे दिल आपको। बहुत बड़े हैं, सही बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वालों के भी दिल बहुत बड़े हैं और आज अब वो आपकी बात सुन रहे हैं, साथ ही साथ आपके गीतों का आनंद उठा रहे हैं और आगे भी वो चाहेंगे कि आनंद उठाते रहें। तो इस आनंद में इजाफा नहीं करेंगे आप कुछ? जरूर करना चाहूंगा, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग सोचा है। मैं फिर लक्ष्मी जी और प्यारे जी को याद कर रहा हूँ एंड थैंक्स टू आर के बैनर, सारे ही कपूर ब्रदर्स को जिन्होंने आज इतना अच्छा मुझे मौका दिया। इतनी एक बड़ी क्रेडिट आज मुझे मिली है कि चलो आर के बैनर में मैंने गाया है गाना प्रेम ग्रंथ। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं उस फिल्म के, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए एक मैसेज के थ्रू मैं ये गाना सुनाना चाहूंगा कि इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब भी लिखा जाएगा तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रेम ग्रंथ, प्रेम ग्रंथ, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, तेरा मेरा हो, तेरा मेरा हो, तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, तेरा मेरा हो, तेरा मेरा हो, तेरा मेरा
बंद कली से फूल बनी मैं, बंद कली से फूल बनी मैं, आज पिया ने अंग लगाया। गोरी के गोरे मुखड़े पर प्रेम ने अपना रंग लगाया। अब मैं सजनी तू मेरा साजन कहलाएगा। इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा। अच्छा, आपकी जिंदगी में भी कोई प्रेम ग्रंथ? प्रेम ग्रंथ खतरनाक बना था जिससे मैंने शादी कर ली। अच्छा। आज मेरे ट्विंस है, मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों ट्विंस हैं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। मन की मुराद पूरी हो गई। जैसे कहते हैं कि ना, जो धुन बनाई जी। और जिस गीत को लिखा वो गीत, मतलब गीत को धन मिल जाए, बिल्कुल सही ये बात। वैसी बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि इतना सब आजकल क्या है कि टेक्निक बदल रही जी। है, बहुत तेज रफ्तार से डिजिटल और जाने क्या क्या सारा कुछ आ गया है, एक रिवोल्यूशन सा हो गया है। जी। और आजकल क्या है कि वो रीमिक्स करके जो पुरानी चीजें हैं उनके जी। ऑडियो और वीडियो कैसेट्स भी आ गए हैं। आपको लगता है कि ये जो छेड़खानी है पुरानी चीजों के साथ में, ओरिजिनल जो चीज है उसकी ओरिजिनलिटी के साथ में ये जो छेड़खानी है, ये सही है? ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गलत है, बट अगर एज कमर्शियल वे में अगर आप देखेंगे तो यही चीजें आज मार्केट में ज्यादा चल रही हैं। तो जो चीजें चल रही होती हैं क्या वो हमेशा सही होती हैं? सच कहें तो सही नहीं भी हो तो हमको इसको कहना पड़ता है कि सही है, क्योंकि हो सकता है उसमें से एक प्रोजेक्ट मैं खुद भी करूं, हो सकता है मेरे गानों का भी रिमिक्स निकल जाए। यानी आप इसको अपने आत्मा से स्वीकार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। संगीत के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रखिए, उसको उसकी खूबसूरती को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। ये झंकार बीट्स डाल दी, ये कोरस डाल दिया, ये स्पीड बढ़ा दी, ये कैसेट की क्वालिटी खराब कर दी, वो तो हमारा डेक भी खराब कर देती है ऐसी कैसेट है तो। लेकिन ऐसी चीजें चल रही हैं, कंपनियां बन गई, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई कंपनी वालों की, तो फिर इसको रोक नहीं सकता आदमी। विनोद जी, जी। अब थोड़ा सा फिर से आपके बचपन की तरफ लौटते हैं जरा। बिल्कुल। और रेडियो, जी। रेडियो के साथ आप भी बड़े हुए और रेडियो के साथ हम भी बड़े हुए साहब। तो रेडियो में फरमाइशी प्रोग्राम बड़े आते हैं। जी। फरमाइशी प्रोग्राम सुना करते होंगे आप भी? बिल्कुल बिल्कुल सुनता था। विनोद जी, वैसे आप उन खुश नसीब नौजवानों में से हैं जी। जिनकी जिंदगी की बहुत सारी तमन्नाएं पूरी कर दी ऊपर वाले ने, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती बाकी होती, कभी कभी लगता है कि ये बाकी रह गया, ये जी। और होना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई तमन्ना आपकी बाकी है संगीत को लेकर के? संगीत को लेकर तो मेरे ख्याल से सारी चीजें पूरी हो गई, जो मैंने नहीं सोचा था वो भी हर चीज पूरी हो गई है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त फैन हूँ एक आदमी का जिसका नाम है राजेश खन्ना जी। मैं बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनका, उनकी स्टाइल का, उनके कपड़े पहनने का जो ढंग था, देखने का जो तरीका था, बहुत क्रेजी हूँ मैं राजेश खन्ना जी का। उनकी सारी फिल्में मैं देखता हूँ, और उनका और किशोरदा का जो कॉम्बिनेशन था वॉइस का एंड द लिप सिंक का, मैंने वही कोशिश की कि मैं जब भी किसी के लिए गाऊं तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए। जैसे मैंने संजय दत्त जी के लिए गाया खलनायक हूं मैं, बाजीगर में शाहरुख जी के लिए गाया, अभी गोविंदा जी के लिए मैं काफी गा रहा हूँ इन दिनों में, सनी देओल के बारे में गाया यारा ओ यारा, शायद हो सकता है ये गाना मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो कोशिश करता हूँ मैं हर एक्टर को फॉलो करूँ, उसकी क्या खासियत है। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि काका जी कभी फिर से अगर फिल्म में आए तो मुझसे एक लाइन जरूर गवाएं। मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश है। या हमारी तो ख्वाहिश है ही कि आप गाना सुनाएं, और आपने अभी कहा कि मैं गाना सुनवाना चाहता भी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा गाना है? जरा डांस देखते हैं सनी देओल का, कैसा खूबसूरत डांस किया था उन्होंने। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा।
ये नजर ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की दिल है दीवाना मेरा। ये अदा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की दिल है दीवाना मेरा। रंग है रूप है ख्वाबों की बारात है, और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है। यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। ओरे 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 अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। हाँ, यारा ओ यारा। विनोद जी, कोई गायक तभी सफल है यदि वो आवाज बिल्कुल उस पर फिट बैठ जाए। जी, सही बात उसकी है। अपनी आवाज बन करेक्ट जाए। है। लेकिन जिस पे फिल्माया जा रहा है जी। उस गाने को निभाना भी, जी। उसमें जो मूड है, Correct उस है। गाने की जो स्थितियां हैं, उसको जैसे कलाकार निभा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा जरूरी तो है। आपको क्या लगता है कि कौन सा कलाकार आपके गीत के साथ सबसे ज्यादा न्याय करता है? मैं कल ही सोच रहा था इस बात को कि अगर एक का नाम कहूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा झगड़ा हो जाएगा। या झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे सभी से बहुत अच्छे रिलेशन है। बट म्यूजिकली अगर मैं सोचूं तो गोविंदा जी इज द बेस्ट पर्सन, क्योंकि वो खुद माने हुए फीमेल आर्टिस्ट के बेटे हैं जी हाँ। और खुद जानकारी रखते हैं संगीत की, खुद गाते भी बहुत अच्छा है। और हमारे जब भी कोई गाने रिहर्सल होते हैं तो वो बाकायदा रिहर्सल पे आते हैं, हम लोग बैठते हैं आधा एक घंटा, वी वर्कआउट कि भाई कल गाना करना है, इसमें क्या कैसे क्या अच्छा हो सकता है। ये शुरुआत की हम लोग ने, एक फिल्म आई थी साजन चले ससुराल, उसमें मेरा एक क्लासिकल गाना था कि मैं हूँ नंबर 1 गवैया। बड़ा मुश्किल सा, बड़ा आड़ा टेढ़ा गाना था। उस पर काफ़ी 2-3 दिन मैंने बहुत रिहर्सल की, और मैंने जब रिकॉर्ड किया गाना बहुत खुशी हुई मुझे वो गा के कि मैंने चलो कुछ क्लासिकल में भी कुछ किया है। और उसके बाद से मैंने एक आदत सी बना ली थी कि अच्छा है मैं कम काम कर रहा हूँ, कि जो भी गाने मुझे मिलते हैं उसकी मैं एक दिन रिहर्सल करता हूँ और फॉलो करता हूँ कि अगर अनिल कपूर के लिए मैं गा रहा हूँ तो उनकी जो बात करने का जो ढंग है, जो वो बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ। जैकी जी के लिए गाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके होंठ ज़्यादा नहीं खुलते हैं। मैं एक बहुत अच्छा नाम भूल गया हूँ जो कि मेरे बहुत ही अजीज हैं, संजय दत्त जी, जिनके साथ मैं 1 महीने पे टूर पे गया था। बहुत धमाल किया हम लोगों ने, उनको मैंने बहुत फॉलो किया। और जब खलनायक का गाना गा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम संजय दत्त। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हर जो सिंगर होता है उसको कुछ खास तरह की चीजें पसंद होती हैं। जी। ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो कुछ ऐसे हैं जिनको खास तरह के वाद्य या पसंद है और उनके पूरे संगीत में वो बार बार हमें सुनाई पड़ता है। जी। आपका भी कोई वाद्य कमजोरी है आपकी या वीकनेस है जिसके लिए खास तौर से जिस वाद्य के साथ गाना, साज के साथ गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा है। मेरे ख्याल से लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे ऐसा सवाल पूछा है और इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं आज की डेट में उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमको ट्रैक मिलता है। जब हम लोग ट्रैक में जाते हैं तो हर चीज़ एक साथ में सुनाई देती है, लेकिन कभी गलती से अगर आधा घंटा जल्दी पहुँच गए तो उस वक्त सितार है, जैसे मैं बहुत पसंद करता हूँ सितार को, गिटार है, गिटार को बहुत पसंद करता हूँ, सैक्सोफोन और वायलिन्स, ये 4 चीज़ें जो मेलोडी में मानी जाती हैं, मेरे ख्याल से चारों ही चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और रिदम में तबला है, ढोलक है, हाँ ड्रम आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है डिजिटल, लेकिन वो ठीक है, वो अपने अपने हद तक ठीक है। बाकी जो लाइव इंस्ट्रूमेंट का जो मज़ा है वो आज भी हम लोग लेते हैं जब लक्ष्मी जी के यहाँ गाना गाते हैं। तो म्यूजिक के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं?
दो चीजों का मैं बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ। सबसे पहले क्रिकेट, बहुत खेला मैंने बचपन में। मेरी मम्मी कहती जब मैं पैदा हुआ तो बहुत गोरा गोरा था, बिल्कुल लाल चिट्टा था, लेकिन ये बिकॉज क्रिकेट की वजह से थोड़ा मेरा श्याम रंग हो गया। और एक शौक है मैं जैसे पेंटिंग का। अच्छा। जब भी मौका मिलता है तो मैं घर पे पेंटिंग करता हूँ। मैंने रफी साहब की भी पेंटिंग बनाई है, काका जी की तो अनगिनत पेंटिंग बनाई है, और जब भी टाइम मिल जाता है, फुर्सत मिलती है, तो मैं कुछ ना कुछ पेंटिंग करता हूँ घर पे। और पेंटिंग तो आप सुरों से भी करते हैं, लोगों के दिलों पे करते हैं। जी बिल्कुल, है ना भाई। किसी शब्द में रंग भरना भी तो एक पेंटिंग की तरह ही है। और आप जैसे लोग रहेंगे तो इस दुनिया में हमेशा अच्छे रंग और मनोरंजन के रंग आते रहेंगे। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त दिया, इसके लिए हम अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके सुखद भविष्य के लिए, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए, सफलताओं के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे लायक कभी कोई काम हो विविध भारती को, जब भी, मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा आप लोग के सामने दोबारा। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां है, मेरे हमसफर है, मेरी जाने जा। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने पार्श्व गायक विनोद राठौड़ से हमारी बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया कुसुम जाधव ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।